न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर आज सुबह आई। आज बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग ईरानी न्यूक्लियर साइट पर, 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है अपने B2B बॉम्बर के जरिए। B2 बॉम्बर के जरिए 3 न्यूक्लियर साइट पर निशाना साधा गया और ये देखें उसके बाद का ये धमाका और विध्वंस की ये तस्वीरें न्यूज़ 24 पर इस वक्त आपके सामने। ईरानी न्यूक्लियर साइट फोर्डो पर B2 बॉम्बर के जरिए अटैक किया गया। 6 वहां पर बॉम्ब गिराए गए हैं फुल कैपेसिटी के साथ। उसने टेक ऑफ किया था अमेरिका से अटैक करने के लिए ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट पर। ये पूरा जो स्क्वाड्रन है वो 8 B2 बॉम्बर्स का होता है और इसमें फुल कैपेसिटी के साथ पेलोड लेकर गए थे। फोर्डो, नातांज, इस्फहान साइट पर बमबारी। फोर्डो पर B2 बॉम्बर के जरिए अटैक हुआ है। यहाँ पर मार्क वेपन जो है जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहते हैं, उससे हमला यहाँ पर MOM के जरिए किया गया। 6 बॉम्ब यहाँ पर दागे गए। वहीं दूसरी तरफ इस्फहान और नातांज में टॉम हॉक मिसाइल के जरिए इसे टारगेट किया गया और 30 टॉम हॉक मिसाइल्स बैक टू बैक यहाँ पर एक साथ फायर की गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। वॉर ब्रेकिंग देखिए न्यूज़ 24 पर इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया और इसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने भी आए और उनकी तरफ से यह कहा गया कि 3 परमाणु ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं। शांति कायम करने का ये वक्त है। लेकिन समझिए दरअसल एक तरफ 2 हफ्ते का वक्त मांग रहा था अमेरिका, दूसरी तरफ उसने कैसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। GBU-57 ये बंकर बस्टर बॉम्ब है। B2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम है और दरअसल जो फोर्डो साइट है ईरान की, उसे अगर कोई खत्म कर सकता था, उसे अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता था तो वो अमेरिका के पास है अपने इस B2 बॉम्बर के जरिए। और इसी B2 बॉम्बर का इस्तेमाल यहाँ पर अमेरिका ने फोर्डो साइट को खत्म करने के लिए यहाँ पर किया। और ये देखें B2 बॉम्बर ने कैसे तबाही मचाई। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे दरअसल B2 बॉम्बर विमान उड़ान भरता है। स्टेल्थ ये विमान है अमेरिका का। जमीन फाड़कर इसका बॉम्ब अंदर जाता है 90 फीट तक अंदर और उसके बाद ये वहां पर जाकर ब्लास्ट होता है। और ये जब ब्लास्ट होता है तो एक बड़े हिस्से को इसकी जो तबाही है वो दरअसल 200 फीट तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। और फोर्डो साइट जो है वहां पर ये स्टेल्थ विमान ही B2 बॉम्बर जिसको कहते हैं वही नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि ईरान की एक पहाड़ी में उसने अपना फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट यहां पर बना रखा था, जो कि ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। 295 फीट यानी करीब 90 मीटर गहराई पर नीचे था। और ये जो लगातार वीडियो आप इस वक्त न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं अपनी पूरी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये स्टेल्थ विमान है B2 बॉम्बर जिसे कहते हैं। और इसी के अंदर फुल कैपेसिटी से फुल पेलोड के साथ यानी कि 13 टन वजनी बॉम्ब गिराए गए यहाँ पर। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 बॉम्ब गिराए गए हैं जो GBU-57 कहलाता है। GBU-57 ये वो बॉम्ब है जो कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। कैसे ये उड़ान भरता है B2 बॉम्बर स्टेल्थ विमान और कैसे ये एक साथ अटैक कर सकता है। और इसके बारे में एक खासियत ये भी है, ये जब टेक ऑफ करता है अपने टारगेट को लेते हुए, तो ये अटैक के बाद ही वापस लौटता है। इसकी जो खासियत है वो ये कि ये दरअसल न सिर्फ 13 टन वजनी ये अपने साथ बॉम्ब लेकर जा सकता है, बल्कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें हो सकती है। लगातार इसे जब ईंधन की जरूरत होती है तो हवा से हवा में ही ईंधन इसमें भर लिया जाता है और उसके बाद फिर ये अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ता रहता है। बीती रात इसने उड़ान भरी थी, उसके बाद इस तरह से खबर आई थी कि इसने गुआम के लिए टेक ऑफ किया है, लेकिन दरअसल ये गुआम न जाते हुए ये सीधा पहुंचा मिडिल ईस्ट में। और अब देखिए, अब तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं, देखिए कैसे B2 बॉम्बर, ये B2 बॉम्बर है सबसे खतरनाक स्टेल्थ विमान अमेरिका का और ये किसी और दूसरे देश के पास मौजूद नहीं है। 2 B2 बॉम्बर ने तबाही कैसे मचाई। ये बॉम्ब होता है दरअसल इसके अंदर
GBU-57 13 टन कैपेसिटी का लोड ये ले सकता है। बकायदा नीचे अटैक करता है जमीन पर और अटैक करने के बाद 200 फीट अंदर तक जा सकता है। 200 फीट अंदर की गहराई में जो बंकर यहां पर बना होता है उस बंकर को पूरी तरह से खत्म ये कर सकता है, उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। और इस वीडियो के जरिए हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये टेक ऑफ करता हुआ आगे बढ़ता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, हवा में ही ईंधन भर जाता है। और ये दरअसल बंकर बस्टर बॉम्ब जिसे GBU-57 कहते हैं, इसी GBU-57 के जरिए जमीन फाड़कर ये अपने टारगेट की तरफ यहां पर बढ़ता है। नीचे 200 फीट गहराई तक ये जाकर धमाका करता है और उस धमाके के साथ यहां पर सब कुछ खत्म कर देता है। और इसीलिए जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है ईरान की, उसे खत्म करने के लिए इजराइल लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था, अमेरिका से कह रहा था कि उसने तमाम कोशिशें कर ली हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो स्ट्रक्चर ईरान ने यहां पर बनाया हुआ है, वो दरअसल ईरान की एक पहाड़ी के नीचे 90 मीटर नीचे यहां पर उसने ये बंकर बनाया हुआ है। पूरा प्लांट उसने यहां पर बहुत मजबूती से बना रखा है, लिहाजा इजराइल की कैपेसिटी के बाहर था कि वो इसे नुकसान पहुंचाए। और इसीलिए ये B2 बॉम्बर यहां पर अमेरिका ने भेजा, जिसे बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं। और एक और वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 6 बॉम्ब गिराए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त आपके सामने, अपडेट न्यूज 24 पर देखिए। 6 बॉम्ब गिराए हैं फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर, नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया गया। और ये धमाके के वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल कितने बड़े पैमाने पर ये अटैक किया गया। लेकिन इसके पीछे अमेरिका की स्ट्रेटजी, अमेरिका की रणनीति को भी समझिए कि अमेरिका दरअसल एक तरफ कहता है 2 हफ्ते बाद हम फैसला करेंगे, दूसरी तरफ 3 दिन बाद ही इस तरह का बड़ा फैसला लेते हुए वो इन तीनों न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाता है। और इसके बाद यहां पर तबाही मच जाती है और ये तबाही की तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं। और ये देखें, अब देखिए वो तीनों जगहों को समझिए, उन तीनों जगहों को समझिए जहां पर आज सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी बॉम्बर्स ने यहां पर अटैक किया है। फोर्डो सबसे पहले टारगेट पर था और यहां पर GBU-57 का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने और इसे पूरी तरह से खत्म यहां पर कर दिया गया है। इसके बाद इन दोनों साइट्स को देखिए, नतांज पर इससे पहले भी और इस्फहान, इन दोनों जगहों पर इजराइल ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा नुकसान, बड़ा डैमेज इसे नहीं पहुंचा सका था। इसीलिए अमेरिका के इस बार जब B2 बॉम्बर्स उड़ान भरे, उन्होंने नतांज और इस्फहान पर 30 यानी कि 30 जो है टॉम हॉक मिसाइल्स यहां पर दागी हैं। 15 हो सकता है दोनों जगह पर दागी हो, क्योंकि दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट और प्यूरिफिकेशन प्लांट, ये बहुत जरूरी था और इसीलिए इन तीनों को यहां पर निशाना बनाया गया है। फोर्डो पर GBU-57 से अटैक हुआ, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। ज्योग्राफिकली 90 मीटर अंदर था, एक पहाड़ी के नीचे ईरान में, इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। और ये दरअसल ये तेहरान से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फोर्डो साइट जो है वो 95 किलोमीटर करीब दूरी पर है तेहरान से। ये इलाका है, तेहरान यहां पर इस तरफ होता है और तेहरान से लगता हुआ नतांज की भी एक साइट है और इस्फहान भी है। यहां पर टॉम हॉक मिसाइल के जरिए यहां पर अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी जो न्यूक्लियर साइट थी जहां पर प्यूरिफिकेशन का और इनरिचमेंट का जो काम हो रहा था यूरेनियम के, उसे यहां पर पूरी तरह से तबाह किया गया है अमेरिका की तरफ से। और बाकायदा भारतीय समय के मुताबिक जो 4:30 बजे, और देखिए वॉर ब्रेकिंग आ रही है। वॉर ब्रेकिंग क्या इस वक्त देखिए न्यूज 24 पर वॉर ब्रेकिंग। ईरान पर हमले के वक्त वॉर रूम में ट्रंप मौजूद थे, वॉर रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे उपराष्ट्रपति JD वैंस के साथ मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कैसे सिचुएशन रूम या वॉर रूम जो है उसकी मॉनिटरिंग यहां पर हो रही थी। ये देखें, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर देखिए तस्वीरें, ये वॉर रूम की या सिचुएशन रूम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे इस पूरे अटैक की न सिर्फ प्लानिंग के बाद सिचुएशन रूम में, आपको याद है 3 दिन पहले न्यूज 24 ने आपको खबर बताई थी कैसे वहां पर मीटिंग हुई थी। एक और ट्रंप कह रहे हैं अटैक के बाद ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट को सफल ऑपरेशन बताया, देश के नाम संबोधन दिया। अमेरिकियों को संबोधित करते हुए
एक मैसेज देने की कोशिश ट्रंप की, अब शांति का समय है। ईरान की 3 परमाणु साइट पर हमला सफल रहा, अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। मैंने कोशिश की युद्ध ना हो, मैंने कोशिश की, ट्रंप कह रहे हैं मैंने कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध करना पड़ा। ईरान अब नहीं रुका तो इसके परिणाम, इसके नतीजे और ज्यादा भयावह होंगे। एक और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। वॉर ब्रेकिंग क्या है? ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले शक्ति आती है, उसके बाद शांति आती है। यानी इस अटैक को लेकर जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे थे कि ईरान को अटैक किया जाए। सुनिए, एक तरफ आपने ट्रंप और नेतन्याहू को सुना, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग देखिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं? अब्बास अरागची कह रहे हैं अमेरिकी हमलों के स्थायी परिणाम होंगे। यानी वो कह रहे हैं रिटेलिएशन को लेकर, वो कह रहे हैं एग्रेसिव रिटेलिएशन को लेकर। और जैसा कि पहले ही खामनेई की तरफ से कहा गया था, सुप्रीम लीडर की तरफ से, अगर अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अगर अमेरिका सीधे एंट्री करता है ईरान और इजराइल के बीच इस वॉर में, इस जंग में, तो ये दरअसल सीधे तौर पर ये। और बड़ी खबर इस वक्त ईरान का दावा, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, अमेरिकी हमले पर ईरान का बड़ा दावा। ईरान दावा कर रहा है कि तीनों एटॉमिक ठिकाने हमने पहले ही खाली कर लिए थे, हमले से पहले। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और ये दावा ईरान का। वॉर ब्रेकिंग देखिए, क्या है वॉर ब्रेकिंग? वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी इस वक्त ईरान में की जा रही है। ईरान अपनी स्ट्रेटेजी के लिहाज से इजराइल पर तो लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन अब ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है कि जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं, जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे तमाम एयर बेस को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार इजरायली एयरक्राफ्ट को, इजरायली फाइटर जेट्स को यहां से सपोर्ट मिल रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए। बड़ी खबर, अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त, और ईरान ने कह दिया है साफ सिविलियन से, आम लोगों से, कि जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं, जो अमेरिकी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, अलग अलग जगहों पर मौजूद है, वहां से लोकल लोग, सिविलियंस इन ठिकानों से दूर रहे, क्योंकि ये अब ईरान के निशाने पर हैं। और अब ठिकाने आपको दिखाते हैं, समझाते हैं आपको पूरे मिडिल ईस्ट में कहां-कहां ठिकाने हैं इस वक्त अमेरिका के। और अमेरिका के करीब 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में सैनिकों की तैनाती कतर से लेकर इन तमाम जगहों पर है। ये देखिए पूरा मैप, ये पूरा मैप मिडिल ईस्ट का इस वक्त आपके सामने। ये ईरान है और सामने यहां पर इस पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान टारगेट कर रहा है। सबसे पहले इराक, जो कि बॉर्डर उससे शेयर करता है। इराक में 2000 के आसपास सैनिक है इरबिल असद एयर बेस पर। इसके बाद आप देखिए सऊदी अरब में फाइटर जेट मौजूद हैं, एयर बेस उसका है, और 35,000 सैनिकों की मौजूदगी है। इसके बाद ये कतर का है। अब कुवैत समझिए, कुवैत में 5,000 मरीन कमांडोज मौजूद हैं, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट और इधर के हालात पर लगातार नजर रखते हैं। बहरेन में जेट की रिफ्यूलिंग की बड़ी फैसिलिटी वहां पर मौजूद है, यहां पर भी अमेरिकी बेस यहां पर है। और न सिर्फ ये, बल्कि जॉर्डन में भी, यहां पर ये देखिए जॉर्डन अम्मान में 2000 सैनिक मौजूद हैं, यहां पर भी उसने अपना मिलिट्री ठिकाना बनाया हुआ है अमेरिका ने। और जॉर्डन से ठीक लगती हुई सीमा इजराइल की है। और इसीलिए जब ईरान अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस तरफ भेजता है इजराइल पर टारगेट करने के लिए, तो उसे न सिर्फ इराक के जरिए रोकने की कोशिश होती है, बल्कि जॉर्डन के जरिए भी इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होती है कि इसे इंटरसेप्ट किया जाए, तब जाकर ये इजराइल पहुंचता है। और इजराइल में भी वहां पर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव होता है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं और ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अब इसके बाद ये देखिए, यूएई में 3 बेस यहां पर बने हुए हैं इस वक्त। अमेरिका के 6000 से ज्यादा सैनिक यहां पर मौजूद हैं। और इसी के बगल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो आगे हम आपको अलग से एक समझाएंगे कि वो दरअसल क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली लिहाज से, क्योंकि 100 से ज्यादा रोजाना तेल की सप्लाई जहाजों के जरिए यहां पर होती है। 100 से ज्यादा तेल के जहाज यहां से गुजरते हैं। भारत पर इंपैक्ट क्या होगा, पूरे विश्व पर इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 26% तेल की सप्लाई होती है। क्योंकि यही जो जगह है वो यहां से अरेबियन सी की तरफ बढ़ेगी, तमाम जो जहाज यहां से निकलेंगे अपना तेल लेकर इस मिडिल ईस्ट की तरफ से, चाहे वो
यूएई हो, खुद ईरान हो, या फिर कुवैत कतर की तरफ से या बहरीन की तरफ से निकलने वाले हो। तो ये आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर है वो इस मैप के जरिए आप समझिए कि ईरान क्यों दरअसल नस दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका की। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने इजराइल में फिर से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से टारगेट करते हुए 25 से 30 ये फ्रेश वेव्स बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक की, और आपके सामने तस्वीरें बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर उसके टारगेट अचीव करने को लेकर 25 से 30 मिसाइल्स दागी गई है तेल अवीव और हाइफा में। इसके बाद धमाके की खबरें हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से पहले ही अपने तमाम लोगों को यह एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि बहुत जरूरी हो तो वो बंकर से बाहर निकलें, अपने सेफ जोन से बाहर निकलें, वरना अंदर ही बने रहें। ये पहले ही इजराइल की तरफ से कह दिया गया था। और अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं 25 से लेकर 30 इजराइल को टारगेट करते हुए, एक बार फिर से इजराइल का तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम, रमत गन, ये तमाम जो हैं लोग, ये तमाम ठिकाने यहां पर मौजूद हैं। वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले के बाद कह रहे हैं कि ईरान नहीं रुका तो उस पर और ज्यादा खतरा होगा। ट्रुथ पोस्ट पर ट्रंप ने एक बार फिर से क्या लिखा है बताते हैं आपको। ये देखिए, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट with force far greater than what was witnessed tonight। यानी कि आज रात जिस बड़े हमले की गवाही ईरान बना है उससे भी ज्यादा घातक होगा अगर उसने किसी भी तरह का कोई रिटेलिएशन किया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी एयरबेस को जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उसे निशाना बनाने की कोशिश की तो, और ये भी कहा कि थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर यह लिखा गया है, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक और वॉर ब्रेकिंग देखिए, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने न्यूज़ 24 पर अमेरिकी हमले पर यमन की तरफ से बयान आ चुका है। यमन दावा कर रहा है हम युद्ध में कूदने वाले हैं। रेड सी में, यानी कि लाल सागर जिसे कहते हैं, रेड सी में अमेरिकी ठिकानों पर हम हमले के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले जब अमेरिकी जहाजों को या ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था यमन की तरफ से, उसके बाद एक समझौता हुआ था अमेरिका और यमन के बीच में, हूतीस के बीच में। वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ 24 पर देखिए, चीन ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है, फौरन इजराइल खाली कर दो, क्योंकि चीन को पता है कि अब ईरान की तरफ से जबरदस्त एग्रेसिव रिटेलिएशन होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हम। खास लोग इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं इस अहम मसले पर बात करने के लिए। फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विंग कमांडर आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर जगदीप दहिया हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन पहली जो अपडेट है वो संजीव त्रिवेदी से लेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डेप्यूटी एडिटर है हमारे। संजीव, अब बताइए, मिडिल ईस्ट अब क्या बारूद के ढेर पर जो बैठा हुआ था उसमें आग लगा दी गई है, और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के इस फ्रेश अटैक ने लगाई है, जो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर किया गया। संजीव, देखिए, आशंकाएं तो इसी बात की हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि शुरुआती प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान अपनी जो नाराज़गी है वो जहां थी वहीं पर वो दिखा रहा है, यानी कि उसकी नाराज़गी इजराइल के ऊपर थी। और अभी भी जो जवाबी हमले शुरू हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि जेरूसलम के आसमान में धमाके सुनाई पड़े हैं, तेल अवीव में सायरन बजना शुरू हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि ईरान को प्रतिक्रिया तो करनी थी ही किसी भी तरह की, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया की है उसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाने से फिलहाल अपने आप को रोका है। ये एक रणनीति का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन वो लगातार हमले इजराइल पर कर रहे थे और उन्हीं हमलों को जारी रखा गया है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है यहाँ बताना कि इजराइल ने इसको पहले से ही भांप लिया था, और होम कमांड जो इजराइल का है उसने अपने सभी नागरिकों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी आवश्यक कार्य के लिए भी बाहर नहीं जाना है जब तक कि बहुत ही आवश्यक न हो जाए।
तो आपको घर में ही रहना है, यानी कि वहाँ एक कर्फ्यू की स्थिति इजराइल में इस वक्त है। और इजरायली जो इंटरेस्ट्स हैं उनको हार्म करने के लिए, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए ईरान की तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान की ये कोशिश है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिक्रिया दे, लेकिन उस प्रतिक्रिया में वो अमेरिका को सामने नहीं लाना चाहते हैं और इस युद्ध से अमेरिका को दूर रखने की उनकी जो शुरुआती कोशिश है, ये क्या आगे आने वाले कुछ घंटों में भी दिखाई पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि ईरान अभी एक्शन इजराइल के खिलाफ शुरू कर रहा है, लेकिन जो मेजर पावर्स हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसका भी वो इंतजार कर रहा है। और अगर दायरा बढ़ना है इस युद्ध का, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीमा के बाद ईरान की वो ताकत नहीं है कि वो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाए। अगर वो जो 8 बेसिस जिसकी बात आप कर रहे हैं उन पर हमले बोलता भी है, जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस हैं उन पर बोलता भी है, तो वो एक सीमा के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये निर्भर करेगा उसके जो मजबूत मित्र हैं रूस और चीन, जिनके ऊपर वो निर्भर करता है कि क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ईरान का हमला इजराइल के खिलाफ जारी रहेगा। फिलहाल इसी बात की संभावना नजर आती है। और अगर मिडिल ईस्ट में अगर आप स्थायी बेसिस को आप निशाना करते भी हैं तो उधर समंदर में कैसे निपटेंगे, क्योंकि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहली बार ऐसा देखा गया है 2003 के बाद, या फिर कहें कि अफगानिस्तान और इराक युद्ध के बाद, कि वो यहां पर एक्टिव हुए एक साथ 3, वरना 1 या 2 ही यहां पर एक्टिव होते हैं। संजीव इस पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन विंग कमांडर आलोक सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सहाय साहब, लगातार आपसे बात हो रही थी कि किस तरह से अमेरिका एंटर कर सकता है, और एंट्री की है B-2 बॉम्बर के जरिए, जितने खतरनाक ये हैं। फोर्दो पर अटैक हुआ है GBU-57 के जरिए, पूरा स्क्वाड्रन लेकर टेक ऑफ किया था अमेरिका से। देखिए, हाँ जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि काफी समय से इंतजार हो रहा था कि फोर्दो पर कब अटैक होगा अमेरिका का, क्योंकि ये तय हो चुका था कि फोर्दो को अगर ध्वस्त करना है तो वो GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और GBU-57 बॉम्ब जो है वो सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही ले जा सकते हैं। तो इजराइल इसके लिए पूरी तरह से निर्भर था अमेरिका के ऊपर में कि अमेरिका इसमें उसकी मदद करे। और कल ही रात को खबर आ गई थी कि B-2 बॉम्बर्स वहां से मूव कर रहे हैं, दिगो गार्सिया साइड से उनको देखा गया था मूव करते हुए, और वो कहाँ जाएंगे तो इसकी खबरें आ गई थी कि अनुमानतः शायद अब अटैक होने वाला है। तो एक तरह का डिसेप्शन भी अमेरिका ने किया है कि उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने आक्रमण कर दिया है जी। अब ये जो GBU-57 जो बॉम्ब है, ये करीब 200 फीट के आसपास तक पेनिट्रेट करता है पहले, और उसके बाद वो ब्लास्ट होता है। जबकि फोर्दो में जो साइट है वो 260 से 270 फीट के अंदर था। इसीलिए आप देखेंगे कि एक साथ में कई बॉम्ब गिराए गए हैं, ताकि एक बॉम्ब गिरे और चूंकि ये इतने प्रिसाइज होते हैं कि उसी के पीछे दूसरा बॉम्ब होगा, ताकि उसका पेनिट्रेशन 200 फीट से भी ज्यादा डीप हो और अंदर जाकर के ये फटा है। लेकिन जैसा कि इजराइल बोल रहा है कि कोई रेडिएशन की खबरें नहीं आई हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी जो एसोसिएशन है उसने भी बोला है कि अभी तक तो रेडिएशन की कोई खबरें नहीं आई हैं। और ईरान का ये कहना है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता। मेरा तो मानना है कि GBU-57 से आक्रमण के बाद में वो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हो गए होंगे। अगर वो पहाड़ियों के बीच में दब गए हैं तो हो सकता है एटॉमिक रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं आएगा, जैसे कि संभावना है। तो अब पूरा खेल निर्भर करता है कि ईरान का रिएक्शन अब क्या होगा, क्योंकि ईरान, देखिए मैं ये एक बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि रूस खुल करके सामने नहीं आएगा, क्योंकि कोई 2-3 दिन पहले पुतिन जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, पता नहीं सबने ध्यान दिया नहीं दिया, कि उन्होंने इजराइल के साथ जो समझौता हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले समझौता हुआ इसी साल, उसमें ईरान के साथ समझौता हुआ, उसमें ईरान के रक्षा का समझौता नहीं हुआ है। ऐसा कोई पैक्ट नहीं है रूस के साथ में कि अगर ईरान पर आक्रमण होगा तो रूस उसकी रक्षा में उतरेगा। यहां तक यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से डिप्लॉय करने का एक ऑफर दिया था खोमेनी को, जिसको ईरान ने स्वीकार नहीं किया। तो पुतिन बहुत अच्छी तरह से अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे उस समझौते के मसौदों को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता है कि रूस जो है वो खुल करके सामरिक रूप से
अपनी सेना या अपने हथियार लेकिन जिस भेज तरह करके इस युद्ध में से कूदेगा। उसी मंच पर सेंट पीटर्सबर्ग में एक कार्यक्रम में जब पुतिन यहां पर बोल रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि ईरान से उनके संबंध कितने पुराने हैं और कैसे हर लिहाज में जब ईरान उनके साथ खड़ा रहा था तो आगे वो भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका को लेकर भी और मिडिल ईस्ट को लेकर भी उसने साफ किया था कि ये कैसे तय होगा कि एक देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, न्यूक्लियर हथियार रख सकता है, इजराइल के संबंध में उन्होंने कहा था, और दूसरा वो काम नहीं कर सकता उसी रीजन में, उसी इलाके में। लेकिन इस सबके बीच स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित, अब हमने देखा है लगातार हवा से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, जमीन से नहीं। अगर ईरान अटैक्स कर रहा है तो वो ड्रोन के जरिए कर रहा है या मिसाइल के जरिए कर रहा है, और इधर से फाइटर जेट इजराइल के 13 जून से लगातार अटैक्स कर रहे हैं। तो आज तो अमेरिका ने सालों बाद अपना B-2 बॉम्बर भेजा जो कि रडार की पकड़ में ही नहीं आता है, अटैक कर दिया और बिना किसी नुकसान के वो वापस भी आ गया। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी प्लीज। देखिए, विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें जी, विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, और इससे एक और बात साबित होती है कि किस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, और बेंजामिन नेतन्याहू जी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों ने ईरान को कैसे टैकल करना है और रूस की और चीन की धमकियों को कैसे टैकल करना है, उसके लिए विस्तृत तरीके से बात की, परियोजना बनाई, और अमेरिका ने इसको अंजाम दिया है। रही बात की ये इतनी दूरी पर होने पर इजराइल के सामने कल तक की अगर हम घटनाओं को देखें तो इजराइल के सामने इजराइल बड़ा कमजोर स्थिति में दिख रहा था, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही बयान दिया तो मुझे लगता है कि वो एक डिसेप्शन था। ईरान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा और उनकी सेनाएं इस मुगालते में चली गई कि अब तो 2 हफ्ते तक वेट होगा, और उसी का फायदा उठा करके B-2 बॉम्बर्स ने उनके प्रिसाइज अटैक परमाणु कार्यक्रम आज की डेट से कम 5 से आ जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी हम और साफ करवाते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, अब आप एक रिएक्शन इस पर दे दे, जो अटैक सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अचानक से अमेरिका ने किया। एक तरफ कहा कि 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे, दूसरी तरफ अचानक से ये हमला कर दिया, और ईरान कुछ समझ नहीं पाया, जैसा कि 13 जून को नहीं समझ पाया था जब इजराइल ने अचानक से एक दिन बाद ही बातचीत होने वाली थी ओमान में और अटैक कर दिया था इजराइल ने। नहीं, ईरान ने इस अटैक को काफी अच्छी तरह से समझा हुआ था, जो कि ईरान की भी जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने अपना सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो वहां से हटा लिया था, और IAEA की भी अभी तक जो रिपोर्ट आई है, प्रथम रिपोर्ट जो आई है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है। डेफिनेटली ये एक सरप्राइज हमला था, 2 हफ्ते का वक्त देके, लेकिन इसके लिए ईरान आज से नहीं, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के अमेरिका वापस चले गए थे, ईरान की तभी से इसकी तैयारी थी, इसका पूरा उन्हें अंदेशा था। और साथ में एक पहलू और है कि अमेरिका में भी जो अमेरिका ने इस युद्ध में जो हिस्सा लिया है और जो टारगेट्स को हिट किया है, इसे अमेरिका में भी डिवाइडेड ओपिनियन है। वहां भी वो चाहते हैं, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये एक्सटेंडेड वार हो, ताकि इसलिए तो ट्रंप तुरंत शांति की बात कर रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि बॉडी बैग्स उनके यहाँ भी वापस पहुंचने शुरू हो जाएं। ईरान ने अभी तक जो तेल अवीव पे जो हमला किया है, अभी आज के दौर, ये इसको एक्सटेंड कर सकता है। और जैसे कि पहले भी बात हुई है कि भी मैं बता चुका हूं कि ईरान के पास एक सी ऑप्शन भी है, जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, और उनके पास सक्षम सबमरीन्स हैं जिससे कि अमेरिकन बेड़े को जो वहां पे गल्फ ऑफ ओमान में है उसको थ्रेटन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमला ही करें, दे कैन बी जस्ट थ्रेट इन बीइंग। तो और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी वो कुछ फैसला ले ले कि उसे या तो बंद कर दें, वहां से माल की आवाजाही बंद कर दें, 26% तेल यहां से निकलता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फॉर्मर डिप्लोमेट सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सिंघल साहब, एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा था, ओमान में बातचीत होने वाली थी, तब इजराइल ने अचानक से अटैक कर दिया। अब इधर अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया, वहां पर विदेश मंत्री ईरान के जिनेवा में बैठक कर रहे थे E3 के साथ, और इस बार अमेरिका ने सीधे एंट्री कर ली। अब डिप्लोमेटिकली क्या कुछ बचा है ईरान के पास?
देखिए ऐसा है मकसूद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। क्या है कि हम जो डिप्लोमेटिकली, देखिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो डिप्लोमेटिक ही होगा, कितना भी डिफेंस एक आप लड़ाई करें, अल्टीमेटली तो बातचीत करनी ही पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि किस स्टेज पे बात होगी। तो जैसा कि अभी आपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमने हमला कर दिया है, अब पीस की बात करो। तो वो भी जो है अल्टीमेटली चाह ये रहे हैं कि ईरान जो है अपने घुटने टेक दे और वो जो है उनकी बात को मान जाए। लेकिन ईरान के पास भी अभी बहुत सारे कार्ड बाकी हैं डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज, जिसको ये कैन बिल्कुल राइट ऑफ करना ईरान को, आई डोंट थिंक कि जो है सही हमारा जो है वो निर्णय होगा। क्योंकि ईरान जो है, एक तो हम ये भूल रहे हैं कि उसके पास में 60% प्योरिफाइड यूरेनियम है, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है वो कहां पर है। इतने तो वो बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने साइट पर ही रखा होगा जहां पर भी अटैक हुए हैं। वो 450 किलो है उसका वजन। और एक तो वो है। दूसरा, अभी जैसे बयान आ रहे हैं, अभी उसका एक्शन क्या होगा ऑफ कोर्स वो कहना मुश्किल है। कि उन्होंने जो उनके टेलीविजन पर उन्होंने 12 साइट दिखाई हैं कि भाई जो अमेरिका के जो अड्डे हैं 12 अड्डे हैं। दूसरी तरफ यमन ने अनाउंस किया है कि भाई आप स्टेट ऑफ हम्रूज में हम हमला कर सकते हैं। तीसरी तरफ जो उनके एडवाइजर हैं, जो बहुत सीनियर एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका पे हमला शुरू करेंगे। जी। तो अब ये खाली बात कर रहे हैं या एक्शन होगा? क्योंकि अभी तक ईरान ने, क्योंकि अभी सुबह 4 बजे हमला हुआ है और अभी जो है 6-7 घंटे ही हुए हैं, तो दे मस्ट बी प्लानिंग ऑल्सो कि उन्होंने आगे क्या करना है। इजराइल के ऊपर तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है हमला। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उन्होंने अपनी पोजीशन साफ कर दिया है कि ये तो हमने अटैक कर दिया, लेकिन हम जो है पीस चाहते हैं। तो ईरान से अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तुम जो है बात करने के लिए टेबल पर आ जाइए। लेकिन ईरान तैयार होगा, इसका नहीं होगा, या अपने लिए उन्होंने कसम खा लिया कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। तो ये अभी क्या उनकी अप्रोच रहेगी, ये अभी पता लगेगा मेरे ख्याल से आज दिन में। और कल तक रिएक्शन प्लीज इस पर जरूर दें। जिस तरह से खामनेई लगातार जवाब दे रहे थे, अभी उनके ऑफिशियल जवाब का इंतजार करना होगा, लेकिन जो इससे पहले अगर अमेरिका ने ये किया तो हम वो करेंगे, जो एग्रेशन वो दिखा रहे थे, क्या ये मुमकिन है जिस तरह का मिजाज है ईरान का, न सिर्फ खामनेई का बल्कि ईरान का, कि वो मार भी खा लेगा और चुप भी बैठ जाएगा, समझौते की टेबल पर भी आ जाएगा, ये तो कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा? क्या ये मुमकिन है ईरान की पर्सनालिटी पर? बिल्कुल बहुत मुश्किल है ईरान के लिए, क्योंकि उनका रजीम जो है, उनको देखिए जो बेसिस है उनका वो यही है कि वो नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है, कट्टरपंथी पर रखा हुआ है। तो अगर वो सरेंडर इस तरह से इस सिचुएशन में कर देंगे तो उनका रजीम को खतरा होगा। तो और वो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो उसको जो है एक तरीके से इस तरह से अमेरिका को सरेंडर कर दें। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी वो स्थिति आई है कि ईरान अभी सरेंडर करेगा या आराम से बातचीत वो बराबर कर ही रहे थे, जैसा पहले भी कर रहे थे, और अभी भी वही कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन ये है कि हमें जो है ऑप्शन जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की रहनी चाहिए। 2015 की वो बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट गया 17 जो मैं खत्म किया गया था। तो अभी वो अपनी पोजीशन से नहीं हटे। सॉरी, ट्रंप का जो पहला टेन्योर था उसमें जिस तरह की बातचीत हो रही थी और बाद में जाके वो समझौता टूट गया एक तरफा। जी बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी तक जो है ईरान जो है अभी उसी पोजीशन पे अटका हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं ईरान जो है इस हालत में। क्योंकि ये सब जो अटैक हुए हैं उनको आई थिंक उनके कैलकुलेशन में था ये कि भाई ये होगा। लेकिन अब का सवाल है बूट ऑन द ग्राउंड का, कि अमेरिका तैयार होगा क्या कि वहां पे उनके जो है जमीनी तरीके से उस पर अटैक करे। अभी तक एयर अटैक चला किया है उन्होंने, और उसके बाद अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाथ झाड़ लिया कि भाई मैंने कर दिया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आगे उसमें कार्रवाई करूंगा, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से हो गया, आप ईरान को टेबल पे आ जाए। तो बूट ऑन द ग्राउंड नाउ नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी, अगर सपोज ईरान ने अटैक किया बेसिस पर, कुछ नुकसान पहुंचा, 2-4 लोग भी अगर मारे गए, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। उसको उनको रिटेलिएशन करना पड़ेगा, और वो रिजिम चेंज की भी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको जो तैयार होना पड़ेगा बूट ऑन द ग्राउंड, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं जी। वो प्रेसिडेंट ट्रंप तैयार है उसके लिए क्या?
हाँ, ये लेकिन हमें देखना जिस पड़ेगा। तरह का दबाव लगातार है सिंघल साहब, संजीव एक रिएक्शन इस पर दे दीजिए कि डिप्लोमेटिक चैनल की बात हो रही है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, वो लगातार कभी जेनेवा में थे, इससे पहले एक और मीटिंग उनकी होनी थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। क्या वो मीटिंग आगे कंटिन्यू रहेगी? 23 तारीख को शायद वो मीटिंग होने की थी, यानी कि आने वाले कल में। क्या वो अपने इस दौरे पर आगे रहेंगे, जेनेवा के बाद आगे बढ़ेंगे, या देश लौटेंगे, कहीं और जाएंगे? देखिए, आज तो दूसरा दिन है ओआईसी का जी। और ओआईसी के दूसरे दिन संभवतः अब इस बारे में चर्चा ज़रूर होगी जो वहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ के प्रतिनिधि मौजूद हैं, और चूंकि वो इस्तांबुल में है जहाँ पर इस वक्त अर्दोगान भी है, तो जाहिर है कि एक मौका है जहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज़ आपस में इस बारे में बात कर सकती हैं, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मूड को भांपना शायद अब्बास अराक्ची के लिए ज़रूरी भी होगा। लेकिन ये भी तय है कि जो बड़ी शक्तियां हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं ईरान को, उनके बारे में भी आकलन करना आज की तारीख में ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलेंगे। ये महीनों के बाद इस तरह की बैठकें तय हो पाती हैं, और जाहिर है कि इस मौके को वो खोना नहीं चाहेंगे। वो बेशक ईरान लौटना चाहेंगे, लेकिन इस बैठक के बाद वो लौटेंगे। अब अपने आप में ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आ गए हैं सामने जिन्हें अपने घर में भी और बाहर भी आरोप झेलने पड़ रहे हैं। आरोप घर में इसलिए क्योंकि उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कह रहे हैं कि आपने हमें फंसा दिया, और दूसरी तरफ बाहर जो है वो एंटी ट्रंप या एंटी अमेरिका लॉबी जो है वो तो उन्हें घेर रही ही है। तो ऐसे में क्या अब्बास अराक्ची या ईरान जो है इन सब सहानुभूतियों को बटोर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमेशा ये बात कही जाती है मकसूद की 2015 में ही ईरान के साथ अमेरिका का जो समझौता हुआ था और जिसे ओबामा ने अंजाम दिया था, JCPOA जिसे कहते हैं, वो काफ़ी था। लेकिन उस समझौते से 2018 में कौन बाहर आया था? खुद अपनी प्रेसिडेंसी में ट्रंप बाहर चले आए थे, और उसके बाद जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था ईरान का वो बढ़ता चला गया। जब तक वो समझौता था उसने बांध रखा था ईरान को, वो बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में जो साल 2018 में जब वो निकले थे इस JCPOA से, उससे ज़्यादा आज की तारीख में हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक गलती है जो कि ट्रंप ने की है ईरान को डील करने में। लेकिन ये तमाम बातें एक्शन के वक्त कहाँ इम्पोर्टेंट रह जाती हैं, शायद बेमानी हो जाती हैं। और ऐसे में देखना यह है कि अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ट्रंप को ज़्यादा मजबूत डोमेस्टिक लेवल पे करती है, आयतुल्लाह खुमैनी को ज़्यादा मजबूत करती है। और क्या ये जो मजबूती है एक दूसरे को कन्फ्रंट कराती है? फिलहाल तो स्पष्ट यही दिखाई पड़ रहा है कि ईरान अपने वॉर के दायरे को फैलाना नहीं चाह रहा है, और उसके निशाने पर इस वक्त इजराइल ही है। लेकिन क्या अपने ही घर में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सवाल एक अलग लेवल पर, इस पर आगे हम जरूर बात करेंगे आपसे। कि एक तरफ जहां खुद ट्रंप की पार्टी के नेता उन पर दबाव बना रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा था कि अमेरिका को इसमें इंटर नहीं करनी चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को लेकर लगातार जो कह रहे थे ट्रंप, खुद वो कल 24 घंटे पहले तक अपने लिए नोबेल पीस प्राइज का दावेदार बता रहे थे, और अचानक से ये सब कुछ हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन विंग कमांडर हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। बताइए जरा विंग कमांडर आलोक साय, कैपेसिटी अगर दोनों की देखें, ईरान के पास तो रास्ते में कोई सपोर्ट नहीं है कि अगर वो सीधे फाइटर जेट के जरिए अगर अटैक करे इजराइल पर, लेकिन इजराइल के फाइटर जेट लगातार कभी 30 की तादाद में, कभी 40 की तादाद में लगातार वो अटैक करने के लिए आ रहे हैं ईरान पर। अब फिलहाल कहां देख रहे हैं आप दोनों को इस नए अटैक के बाद? इजराइल ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है अमेरिका के खुले समर्थन के बाद, या ईरान के रिटेलिएशन का इंतजार करना होगा? मकसूद जी, देखिए, ईरान के पास अभी भी किस किस तरह के हथियार हैं, बहुत कुछ चीजें बाहर निकल के नहीं आई हैं। अभी भी ये आकलन करना विश्व के लिए बहुत कठिन है कि इजराइल ने किस तरह के हथियार अपने पास रखे हुए। देखिए, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका उसने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है, उसका उसने इस्तेमाल कर दिया इजराइल के ऊपर। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अगर किसी भी अमेरिकी अड्डे पर ईरान जो है वो उन्माद में आकर के अगर लॉन्च करता है तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएंगे। ईरान इस आक्रमण के बाद भी अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों दे रहा है इस बात को समझिए। उसके पास कुछ ऐसे हथियार निश्चित रूप से हैं। ऐसी सूचनाएं छन के आ रही हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना की मदद से ईरान के पास मौजूद हैं।
और ऐसी भी खबरें हैं कि या तो उसके पास एटम बॉम्ब है या ऐसी क्षमता है कि 10 से 12 दिनों के अंदर में वो चाहे तो अपने एनरिच्ड यूरेनियम से एटम बम बना सकता है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और एटम बम, ये तीनों कॉम्बिनेशन ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि वो अमेरिका के किसी भी अड्डे पर कभी भी एक रोग अटैक कर सकता है। हालांकि यह आक्रमण ईरान के लिए बहुत ही बड़ा आत्मघाती होगा, लेकिन जिस तरह की उन्मादी शासन व्यवस्था वहां है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सेंसिबल तो यही होगा कि ईरान अभी हॉर्मुज खाड़ी तक और अमेरिका के जो यहां के अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के, वहीं तक अपने आक्रमण की बात सोचे और सीधे अमेरिका पर आक्रमण करने की बात न सोचे। लेकिन उन्माद में, युद्ध के उन्माद में, धर्म के उन्माद में कौन क्या कदम उठाएगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित, प्लीज जरा आप ये भी बताइए, ईरान के पास सिचुएशन क्या है अमेरिका के इस बड़े अटैक के बाद? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। या तो वो सरेंडर कर दे या फिर लड़ता रहे जैसा कि वो लड़ रहा है। और जैसा कि आलोक साय सर ने भी कहा, सीधे तौर पर किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो उसने अपनी मिसाइल क्षमता और कैपेसिटी दिखाई है इजराइल पर, इतना भी कोई नहीं सोच पा रहा था। अंदर उसके जखीरे में क्या है इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। पिछले 40 सालों से लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा था तमाम सैंक्शन के बावजूद ईरान। स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित। जी बक्सू जी, देखिए कि इतनी जल्दी ईरान, मैं समझता हूं कि सरेंडर की टेबल पर नहीं आएगा। और अभी जो उस पर हमला हुआ है, इसका प्राइमरली नुकसान जो है कुछ और मिसाइलों के माध्यम से इजराइल को ही झेलना पड़ेगा। और चीन और रूस ये के साथ साथ, जैसे अभी आपने देखा, यमन ने भी सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। तो ईरान, नो डाउट कि ईरान इस समय झल्लाया हुआ है, लेकिन वो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि जहां पर वो अमेरिका के किसी भी दबाव को तत्काल रूप से मानने के लिए तैयार होगा। अभी हाल ही के दिनों में आप देखेंगे कि इनके जो हमले हैं इजराइल पर, वो और बढ़ेंगे। और इजराइल भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल को भी ये बात पता चली है, पूरा विश्व भी भौचक्का था कि किस तरीके से 4 लेयर्स की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पार करके कई मिसाइलें इजराइल पर गिरी। समय में इतना आसान नहीं है ये युद्ध। मैं मानता हूं कि ईरान इस समय अकेला है, लेकिन अगर आप उसकी नेवी की तरफ देखें तो ईरान की एयरफोर्स तो कमजोर है, लेकिन उसमें जो नेवी है उसके पास सबमरीन की संख्या ज्यादा है और उसने अपना अभी तुरंत का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया है। उसके पास तेल के भंडार हैं, उसका भी पूरी तरीके से उसकी किसी प्रकार से धमकी नहीं दी है। तो उसके पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसका वो बाद में इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्राइमरली अभी उसका केवल यही मकसद है कि वो इजराइल को जवाब भी देता रहे और अपने जो उसने अब तक संवर्धन कर लिया है यूरेनियम का, उसको बचाता भी रहे, ताकि उसका जो प्राइम लक्ष्य है कि अपने देश को परमाणु संपन्न बनाना, वो उसका प्राइम उद्देश्य है, वो बना रहे। यानी कि ब्रिगेडियर दहिया, ये उसी तरह की खामोशी नजर आ रही है जिस तरह की खामोशी उस वक्त में हो गई थी जब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया था कि 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे। खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के बीच में भी अंदर क्या कुछ चल रहा था वो आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने बता दिया पूरी दुनिया को। अब ईरान क्या वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कुछ करेगा, क्योंकि उसकी नेवल ताकत का लगातार यहां पर जिक्र हो रहा है। 39 किलोमीटर का ये एरिया है ईरान से लगता हुआ, एकदम बिल्कुल बहुत जो वो तिकोना वो बनता है और वहीं से सारे जहाजों को होकर गुजरना पड़ता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसको पूरी तरह से ईरान अपने कब्जे में ले ले? क्या बाकी और लोगों की तरफ से कोई रिटेलिएशन हो सकता है? या मिडिल ईस्ट में इस वक्त जिस तरह से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है अमेरिका के, वो क्या कर सकते हैं? इसको जरा प्लीज समझाइए, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेकर हैं। 26% ऑयल यहां से ट्रांसपोर्ट होता है जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाता है। 100 से ज्यादा जहाज दिन भर में यहां पर गुजरते हैं और 26% अगर ऑयल का निकलना यहां से अगर बंद हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क पड़ेगा दुनिया की इकोनॉमी पर, जिसमें ईयू भी शामिल है और भारत भी शामिल है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस है विश्व के अंदर, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जहां से गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से जब आप गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आते हैं, वहां पे ये एक छोटा सा पैसेज है और इसको ईरान से
ये सब नेवी सी नहीं, ईरान की सिर्फ जो लैंड फोर्सेस भी और मिसाइल से वहां से इसको बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट किया जा सकता है। और लेकिन इसके अंदर डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि बाकी की जो खाड़ी के देश हैं उन सबका सारा तेल का निर्यात यहीं से होता है, बिल्कुल, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया वगैरह का, जो कि बाकी अपना रेड सी के पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसको ब्लॉक करने के लिए नेवल पावर के अलावा लैंड फोर्सेस, जो उसकी जो जमीनी हथियार है उसके पास, उनसे भी इसको डोमिनेट किया जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ा कदम माना जाएगा जब भी ये ईरान ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसके दो पहलू हैं कि भाई ये खाड़ी के देश अभी तक तो उसके साथ में है नहीं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बेस भी दिए हुए और उनके कोई यमन के अलावा और कोई देश बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस भी इससे हिट होगा। तो जहां मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेजेंट स्थिति में ईरान के टारगेट बेसिकली इजराइल पे ही रहेंगे। बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं।